अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 50 है। हम चैप्टर 10 डिस्कस करें सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स का। आपको पता है चैप्टर 7, 8, 9, 10 सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स के तमाम चैप्टर्स हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो भी आप लोगों ने करनी है। ये बस चैप्टर एंड हो जाए फिर हम इंशाल्लाह क्लास में भी करेंगे इसके काफ़ी क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया था कि बहुत रेयर होता है कि स्पेसिफिक किसी एरिया का है। मोस्टली क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके अंदर पीपी के भी आ रहे होते हैं, सब्सटैंडिव परफॉर्म करने, इन्वेंट्री के भी आ रहे होते हैं, कैश एंड बैंक के भी, रिसीवेबल के, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो जी हम बेसिकली अप्रोच को समझना वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, उस अप्रोच की प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फिर वो जो सब्सटैंडिव प्रोसीजर हमारे हाथ पे सेट हो जाए कि यार ये इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा भाई, हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्रोविजंस को, कंटीजेंसीज को, अक्रूवल्स को, और हमने कहा कि मोस्टली दीज आर दी एस्टिमेट्स। मतलब प्रोविजंस और कंटीजेंसी तो प्योरली एस्टिमेट्स है ना। तो एस्टिमेट्स अगर हैं तो इनका तो फ्यूचर में जाके पता लगेगा। तो इसका बेस्ट वे तो ये होता है कि जो एस्टिमेट्स फ्यूचर में जब तक आप मौजूद हैं ऑडिट करने के लिए, वहाँ तक की कोई ना कोई एक्चुअल उनकी पोजीशन सामने आ जाए तो दैट्स वेल एंड गुड, ज़ाहिर बेहतरीन है वो चीज़। तो उसको हम सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करते हैं ना, कि हम सब्सिक्वेंटली भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो जो एस्टिमेट्स थे 30 जून तक के, अब क्या पोजीशन है। इन्होंने कहा था जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतनी है, तो अभी देखें कितने के बैड डेट हुए हैं, क्या उसके मुताबिक चल रही है चीज़। इन्होंने कंटीजेंसी में कोई चीज़ लिखी थी कि ये केस हमारे हक में आया ना 2-3 महीनों में, 2-3 महीने गुजर गए हैं भाई, अब देखें आया है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह आप एक वो भी कर सकते हैं। देन रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइज़ा 540 है जी, उसके ऊपर वो कहता है कि आपने ना सिर्फ एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह को देखना है, बल्कि आपने उनके एस्टिमेट्स को भी देखना है कि क्या वो रीज़नेबल हैं, रीज़नेबल एस्टिमेट लगाया हुआ है, उसकी एजम्पशंस रीज़नेबल हैं या नहीं, ये चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को। तो वो हम देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड जो है इक्विटी, उसका हमने देखना है। नॉन करंट लायबिलिटी भाई आपको पता ही है, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लायबिलिटी हो आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड से, मतलब 30 जून को फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो रहा है, उस वक्त आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस डेट पे अगर तो जो आपने लायबिलिटीज़ पे करनी है वो 1 साल के बाद करनी है उससे, तो फिर वो नॉन करंट में आ जाएगी, अदरवाइज वो करंट में आएगी। करंट में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ट्रेड पेबल वगैरह। ठीक है जी, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ को देख लेते हैं। और देन हमारी इक्विटी है जी, एक छोटा सा पोर्शन है। इक्विटी सबसे लो रिस्क होता है। लो रिस्क क्यों होता है वो भी हम अभी कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि इक्विटी के अंदर होता क्या है, रिजर्व्स होते हैं और शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल सिंपल SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP के डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, और जो आपका रिजर्व्स वगैरह हैं वो तो ऑब्वियसली इधर से आने होते हैं ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह। तो जब वो हर साल का प्रॉफिट जो आप वेरीफाई करते रहते हो, तो वो ये वाली अमाउंट भी होती रहती है उधर से। ठीक है, बाकी बहुत रेयर होता है कि कोई शेयर प्रीमियम वगैरह हो, वो भी डॉक्यूमेंट से हो जाता है। SECP के साथ जो आपने सबमिट करवाया, आप वो सर्टिफाइड कॉपी उसकी देखते हैं, तो थोड़ा कदरे ईजी है काफ़ी बल्कि ईजी है। आप जब आर्टिकल्स में जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही वाला हेड करवाया जाएगा इक्विटी का। जो जूनियर्स होते हैं ना, उनको इक्विटी एक्सपेंसेस ये दिए जाते हैं, इनके अंदर रिस्क कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने आपको ऑलरेडी पता ही है, वो भी यही बता रहा है कि डिबेंचर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी इशू करती है। लोन स्टॉक, लोन नोट, बैंक लोन, ये सब से मुराद एक ही चीज़ है, क्या कर्जा ही है। ठीक है, लोन नोट से मुराद है प्रोमिसरी नोट, अगर तो लंबे टाइम का किया हुआ है वो समझ ले वो लोन नोट हो गया। ठीक है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस वगैरह, फाइनेंस लीज ये अलग चीज़ है, आपको पता है IFRS 16 आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि हम ऑडिट तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए भाई हमें ऑडिट बेसिकली यही करना ना, क्या AFRF के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है कि नहीं, इसके ऊपर हमने एविडेंस लेना होता है। तो भाई हमें AFRF का भी तो पता हो ना सारा। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की बात आई तो हमें फाइनेंस लीज का भी पता हो, फाइनेंस लीज क्या होती है, IFRS 16 क्या है। IFRS 16 आपको ये कहता है कि अगर आप किसी को लीज पर कोई एसेट देते हैं, मतलब है कि आप हैं लेसर, आप लेसर हैं जो किसी को अपना एसेट, अपनी मशीन, अपनी ज़मीन, कोई भी चीज़, बिल्डिंग
लैंड वो लीज पर दे रहा है अगले बंदे को, ठीक है। अगला बंदा क्या बन गया, लेसी बन गया, लेसी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे या लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? लायबिलिटी किसकी होती है, लायबिलिटी किसकी होती है पे करने की, लेसी की, क्योंकि लेसी साहब राइट ऑफ यूज एसेट परचेज करते हैं, एसेट को यूज करने का हक, एसेट को यूज करने का राइट लेसी खरीद लेता है, बदले में इसने पैसे देने होते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में देने होते हैं, ऑब्वियसली लायबिलिटी बन गई। अब उस लायबिलिटी का कुछ पार्ट करंट लायबिलिटी होगा जो कि अगले साल के अंदर देना है, और कुछ पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर होगा। फिर इसके ऊपर आपको पता है कि डिस्काउंट की वाइंडिंग भी होती है, तो वाइंडिंग ऑफ उसकी किस तरह से होनी है वो भी आपको आइडिया है कि आपने किस तरह डिस्काउंट चार्ज करना है। आपकी अमाउंट प्रिंसिपल में है, उसमें से जो जो पे कर दी बाकी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा, फिर कुछ पे कर दिया बाकी अमाउंट के ऊपर लगता रहेगा। याद है ना भाई या नहीं याद? थोड़ा सा मैं बना दूँ उसका टेबल अगर इजाज़त दें मुझे तो। लीज लायबिलिटी शक्ल कोई भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे टेबल यही होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखना, प्रिंसिपल लिखना होता है हमेशा, क्योंकि देना हमने प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट तो ओवर द टाइम चार्ज होता है, जितना टाइम लिखते रहेगा उस हिसाब से इंटरेस्ट है। असल अमाउंट कौन सी थी, प्रिंसिपल, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं जी कि इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है। लेट से जी ओपनिंग बैलेंस है $1,00,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं 20,000 की, ठीक है। अब इस इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल अमाउंट की क्या इंस्टॉलमेंट थी और आपकी इंटरेस्ट की क्या इंस्टॉलमेंट थी। फॉर एग्जांपल आपका प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 थी, इंटरेस्ट हमारा 2,000 था लेट से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस में आप क्या करोगे भाई, क्या आप ये अमाउंट निकालोगे अपने ओपनिंग बैलेंस में से, या ये निकालोगे, ये निकालोगे? तो सर हम उसमें से निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल को हमने इसमें से निकाल देना है। तो हमने भाई लाख में से 18 प्रिंसिपल निकाला, आपने का पीछे बच गया 82,000। अब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर में जो भी है उसमें 82,000 आया, ठीक है। उसमें से फिर ये 20,000 की इंस्टॉलमेंट गई। इसमें से अब हमने इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा है 1800, ठीक, लेट से, और ये जो फिर अमाउंट पीछे इसकी बन जाएगी तकरीबन कितनी बन जाएगी, 18,200 इतना बन जाएगा। फिर आपने इसमें से ये करके यहाँ पे लिखना है, और ये मेरे ख्याल में आता होगा, ठीक है। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी इसको कहते हैं। अमोर्टाइजेशन ये, लेकिन ये वो वाली नहीं है इंटेंजिबल्स वाली, ये अमोर्टाइज हो रहा होता है, अमोर्टाइज कॉस्ट होती है बेसिकली, ठीक है। IFRS 9 में आपने शायद उसको डिस्कस किया हो। अच्छा ये तो अब आपको ऑब्वियसली IFRS 16 का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या यार ये लीज है भी या नहीं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमें एक बार पेपर में आ गया क्वेश्चन, अब उसमें वो लीज ही नहीं थी और उन्होंने लीज के तौर पे रिकॉर्ड की हुई थी, तो बहुत बड़ी मिसस्टेटमेंट है ऑब्वियसली। तो लीज है या नहीं पहले ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो फाइनेंस ऑब्लिगेशंस या जिस तरह भी है वो कहता है डिफरेंट तरह की हो सकती है। इट मे बी दैट लोन्स आर रीपेबल एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लोन, इन विच केस पार्ट ऑफ द ओवरऑल लायबिलिटी मे बी करंट और सम नॉन करंट। हो सकता है कि ओवर द टाइम, जैसे यही है मतलब कि ओवर द टाइम हो रही होती है ना पे। ये नहीं हम कहते कि 5 साल बाद इकट्ठा ही सारा के सारा पे करेंगे, और हो सकता है कि कोई ना कोई कर्जा इस तरह का भी हो कि भाई 3 साल बाद ही सारे का सारा पे करना। उस केस में फिर उस कर्जे के हवाले से करंट लायबिलिटी कुछ नहीं होगी, ठीक है। ये भाई है आइडिया इन चीज़ों का। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑडिटर टू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह भाई इनके देने हैं, आपने उसको भी देखना, क्योंकि 6 की 6 जर्शन है इसके ऊपर भी। देखिए जर्शन सारी की सारी ही लगा करनी है हमेशा हमेशा, तो हमने हर एंगल से चीज़ को देखना है। The agreements under which these non-current liabilities are taken out may impose condition on company। बिल्कुल जी, हो सकता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज आपने कर्जे लिए हो, लेकिन उसके अंदर कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर कोई बातें ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं कोविनेंट्स। क्या बोलते हैं? कोविनेंट्स। कोविनेंट्स आपके भाई हो सकते हैं कुछ कि सर अगर आपकी डेट एक्विटी रेशो किसी भी टाइम पे जब तक आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं फॉर एग्जाम्पल 3:1 से ऊपर गई तो हम फ़ौरन सारे का सारा कर्जा रीपेबल हो जाएगा। या वो कहते हैं जीपी मार्जिन अगर आपका लेट से 18% से कम हुआ फ़ौरन की फ़ौरन कर्जा रीपेबल हो जाएगा।
तो फिर क्या करना होता है, फिर ऑडिटर साहब ने वो सारी कंडीशंस भी तो कोविडेंट्स भी तो सारे देखने होते हैं ना भाई कि ये सारे कोविडेंट्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि अगर कोई कोविडेंट नहीं मीट हो रहा फिर क्लाइंट को प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जब तक बैंक का लेटर नहीं आता, क्योंकि बैंक का हक है ना। अब बैंक ने आपको एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया हुआ है कि भाईजान अगर ये कोविडेंट्स ब्रीच हुए तो आपका सारे का सारा कर्जा फ़ौरन उसी वक्त पेएबल हो जाएगा। उसी वक्त का मतलब क्या है, ये तो हो गया करंट लायबिलिटी, तो फिर करंट लायबिलिटी में आनी चाहिए थी अमाउंट। बात समझ आ रही है? कोई नहीं, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा नहीं, बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी पड़ेगी पहले तो भाई बैंक का कोई आया इनको लेटर कि हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर आपने ये रिकॉर्ड करवाना है। नहीं भी आया तो आपने फिर क्लाइंट को कहना कि भाईजान इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें आप, ठीक है, या आप इस पर बताएं आपका क्या इसका माइंड है आपका। हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें से इतनी अमाउंट कम से कम कुछ अमाउंट तो आप करंट लायबिलिटी में रखें। या क्या आपने करना है, आपके बैंक के साथ कोई बात हुई है कि आपने अभी तक इसको नॉन करंट में रखा हुआ है, हमारे मुताबिक तो ये सिस्टम है, ठीक है जी। तो आपने कोविडेंट्स को लाजमी देखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजमी देखना है कि उसके अंदर रेशोज जो मांगी हुई हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही होती। कई फ्रॉड रिस्क फैक्टर बड़ा इसमें आया था। फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा एंगल ये है, हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि पेपर में उसमें सिचुएशंस बताई होंगी और एक बताया होगा जी बैंक से कर्जा भी लिया हुआ है और उन्होंने कहा था कि अगर डेट इक्विटी इतनी ख़राब होगी या जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो भी चीज़, ठीक है, वो अगर इस तरह ख़राब होगी कर्जा फ़ौरन रीपेबल हो जाना है। तो आपको वहाँ पे कुछ इंडिकेशन नज़र आ रही होंगी कि यार इन्होंने ना जानबूझकर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से बनाया, कॉस्मेटिक्स उसकी इस तरह से की है कि बैंक को धोखा दे सकें। तो फ्रॉड ये कर रहे हैं, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उधर भी ये एंगल बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़, ठीक है जी। अच्छा, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर भाई क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर सबसे पहले वही है कि जब भी डिफरेंट चीज़ें हों तो आप उनका एक लिस्ट ले लो, उनसे एक स्केड्यूल ले लें, यार कौन कौन से कर्जे हैं, किस किस टाइम पे लिए हैं, कितनी मैच्योरिटी है, कब कब पे करने हैं, उनका एक पूरा हिसाब लगाएं, उनके टोटल करके देखें, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच करके देखें, ठीक है, उनकी मूवमेंट को देखें। मूवमेंट से मुराद क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर डेबिट क्रेडिट कितने हुए हैं, उसके अंदर पैसे आए गए कितने हैं, सारा वो आपने कर लिया, ठीक है। अब आपने उससे कहा इफ़ द लिस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट, अगर तो क्लाइंट से लिया, ऑब्वियसली मोस्टली केसेस में क्लाइंट से लेंगे ना, हमें कौन सा पता होना है, तो उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करें कि क्या वो एक्यूरेट है और उसकी कंप्लीटनेस को भी इंश्योर करें कि वो कैसे। ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ टैली करें, ऑब्वियसली करने चाहिए। देन चेक दैट एनी न्यू बोरोइंग्स, जो न्यू बोरोइंग्स हुई हैं, जो नए कर्जे लिए हैं, क्या वो इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स, इन अकॉर्डेंस विद कंपनी पॉलिसीज़ लिए हैं। हो सकता है कंपनी की पॉलिसी हो 10 लाख से ऊपर वाला कर्जा फलां बंदा अप्रूव करेगा, तो भाईजान ये कंट्रोल्स भी है ना, कंट्रोल भी टेस्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। आपने उनको भी देखना है चीज़ों को। अब ये बीच में कुछ पॉइंट्स TOCs के भी डाल देता है, तो अब आपको मेरे ख्याल में इस लेवल पे आके समझ और अकल हो जानी चाहिए यार ये TOC वाला पॉइंट है, सब्सटेंटिव का पॉइंट है। देखो ना, ऑथराइजेशन को देखना, ऑथराइज्ड दो तरह की ऑथराइजेशन है। एक ऑथराइजेशन है जो कंपनीज एक्ट कहता है, याद है कंपनीज एक्ट ने भी कहा होगा कि जब आपने कर्जे शर्जे लेने हैं तो किसी केस में वो कहते हैं बोर्ड के पास पावर है, लेकिन बोर्ड के पास पावर है जुबानी कलामी थोड़ी है, उसने भी रेजोल्यूशन पास करनी है बोर्ड ने, ठीक है। और कई बार वो कहते हैं जी बोर्ड के पास भी नहीं, जनरल मीटिंग के पास जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आपको वो भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या कंपनीज एक्ट के मुताबिक है। वो तो ऑडिटर का सब्सटेंटिव है, और सब्सटेंटिव क्योंकि हमने लॉज के साथ भी कंप्लायंस देखनी है ना। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर हम उनकी इंटरनल कोई पॉलिसी है उसको भी देख रहे हैं तो भाई ये वो TOC है, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, हम कंट्रोल्स को भी टेस्ट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। देन वो कहता है कि जो जो न्यू बोरोइंग्स आएंगे उनको देख लें। एग्री द डिटेल्स ऑफ ईच लोन विद द लोन एग्रीमेंट, जो भाई डिटेल्स है, भाई इतना कर्जा इतने इंटरेस्ट के ऊपर है, ये सिक्योरिटी दी है, लोन एग्रीमेंट भी तो लिया होगा ना कोई, उनसे एग्रीमेंट देखो, उसके साथ मैच करो, ठीक है। अगर बैंक से कर्जा लिया हो तो बैंक को कन्फर्मेशन लेटर भिजवाओ, किसी और बंदे को भी से भी लिया है तो उसको भी कन्फर्मेशन लेटर भिजवाओ। बैंक से तो आपने वैसे ही बैंक अकाउंट की वजह से भी कंफर्मेशन ली होगी ना, तो उधर भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, उसके साथ टैली करके देखेंगे क्या सारे के सारे कर्जे लिखे हुए हैं इसके अंदर या नहीं, ठीक है जी। देन आपका रिस्ट्रिक्शन वगैरह वही देख लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कोविनेंट्स हैं तो उनके साथ कंप्लाई क्लाइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लोन रीपेमेंट्स को देखें, लोन रीपेमेंट्स जो हो रही हैं क्या वो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, लेजर में तो हो रही हैं, क्या बैंक स्टेटमेंट में भी हो रही हैं या कैश बुक में हो रही हैं, अगर कैश में पे की हैं तो उनको देख लें, ठीक है। देन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भाई लाजमी करें, रीकैलकुलेशन, ये वो जो 7 प्रोसीजर है ना उसमें से क्या रीकैलकुलेशन का प्रोसीजर है। इंटरेस्ट रेट आपको पता होगा, आप अपने तौर पर भी ज़रा कैलकुलेट करके देखें। इंटरेस्ट चार्ज
जो हुआ है, इंटरेस्ट जो पे हुआ है और जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, ठीक है, क्या वो सारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डायरेक्ट कन्फर्मेशन आ गई है। देन उसने कहा कंफर्म दैट एनी रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैज़ बीन कंप्लाइड विद। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से मुराद है कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या अगर कोई है इस हवाले से तो पूरी हुई है। जैसे उन्होंने चार्ज की बात की, मॉर्गेज की, अगर तो कंपनी ने कोई सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर रखा हुआ है, कोई कर्जा लिया है, तो ये भी तो देखना है भाई वो क्या वो उस लिस्ट में तो नहीं आ रहा जो कैप 7 में हमने पढ़ा कंपनी लॉ में कि मॉर्गेज चार्जेस रजिस्टर होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको रट्टा लगा होना उनका ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ एक पॉइंट लिखना है। आपने सिर्फ ये पॉइंट लिखना है कि भाई कंपनीज एक्ट के मुताबिक मॉर्गेज जो चार्ज रजिस्टर होना चाहिए, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि क्या इन्होंने करवाया है कि नहीं। बस ये नहीं कि अच्छा सर ये पता नहीं ये वाला उसमें था या नहीं, वो भाई कैप 7 में टेस्ट हो गया है, वो उधर ही टेस्ट होगा। इधर वो ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से चार्ज होने चाहिए, ये वो नहीं, वो रेलेवेंट ही नहीं। आपने यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट क्या लिखना है कि भाई हमने उस चीज़ को भी देखना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने ये भी पॉइंट लिखना है इधर कि ऑथराइजेशन जो है आपकी वो बोर्ड ने या जनरल मीटिंग ने करनी है, तो क्या एज़ पर कंपनीज एक्ट ऑथराइजेशन हुई है कर्ज़ों की, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। देन वो एलोकेशन की बात कर रहा है कि भाई ये जो करंट और नॉन करंट के अंदर लिखा हुआ है क्या सही तरह लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी इतनी अमाउंट ही आती है। देन कैश बुक की एंट्रीज को देखें, फॉर अनयूजुअल कैश रिसीट दैट में रिप्रेजेंट न्यू लोन्स टेकन आउट ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ, कैश बुक को गौर से देखें, इधर बैंक स्टेटमेंट को भी लिख लें, ना सिर्फ कैश बुक को, बैंक स्टेटमेंट्स को भी देखें, उसके अंदर कोई बड़ी बड़ी या कोई मतलब अनयूजुअल सी अमाउंट आपको नज़र आ रही है जो रेवेन्यू शेवेन्यू नहीं, कुछ और चीज़ नहीं है। आप फिर क्लाइंट से इंक्वायर करो कि सर ये क्या है, पता लगे वो कोई कर्जा है, आपने कहा अच्छा ये वाला कर्जा इधर किधर शो हो रहा है, इधर हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये भी मसला आ सकता है। इसी तरह एक और भी आप इसमें लिख लें, सब्सिक्वेंट जो हमने याद है पेबल में बात की थी, पेबल की कंप्लीटनेस के लिए एक होता है ना कि हम 30 जून के बैलेंस को बाद में ढूंढते हैं, कि बाद वाले पेमेंट्स को पीछे ढूंढते हैं, ठीक है, कंप्लीटनेस देखने के लिए। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। इस तरह हमने लायबिलिटीज़ में की थी पेबल्स वगैरह में, यहाँ पर भी आप करो कि भाई अब आप सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाओ, उसमें से कुछ पेमेंट्स सैम्पल बेसिस पे पकड़ो और क्लाइंट से पूछो किस चीज़ की पेमेंट्स है। हो सकता है कि वो किसी ऐसे कर्जे की पेमेंट हो जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो आपकी कंप्लीटनेस भी वहाँ से वेरीफाई हो सकती है। आई समझ, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो भाई ये आपके प्रोसीजर्स हैं सिंपल, एजर्शन सारी आपने देखनी होती हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशन का भी एक लिख लो कि क्या आपकी एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज़ पर AFRF आपने प्रेजेंट की हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। तो ये था जी सर सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं ऑडिट ऑफ एक्विटी। एक्विटी से भाई क्या मुराद, तो एक्विटी में दो चीज़ें हैं जी, शेयर्स हैं, रिजर्व्स हैं। तो मैंने आपको बताया थोड़ा सस्ता सा होता है ये, मतलब हेड, ठीक है, आमतौर पे जूनियर्स को कहा जाता है कि वही कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको बता दीजिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके अंदर एसेट, लायबिलिटी और एक्विटी आते हैं। तो एसेट्स में से लायबिलिटी को अगर माइनस कर दिया जाए तो पीछे एक्विटी बचता है ना, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। नेट एसेट से मुराद क्या होता है, एसेट्स में से कोई चीज़ निकाल दी हमने, लायबिलिटीज़ निकाल दी और पीछे फिर भी जो एसेट बच गया वो नेट एसेट है, वो नेट एसेट ही होते हैं ये एक्विटी, ठीक है, वो एक्विटी की अमाउंट ही होती है। सही है ना, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बच्चों वाली बात थी ये तो। अच्छा, अब शेयर कैपिटल भी होते हैं और रिजर्व्स भी होते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर अब वो कहते हैं आमतौर पे क्या होते हैं, देखो, वेयर लोकल लॉ रिक्वायर्स दैट कंपनी शुड हैव एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, द ऑडिटर शुड चेक दैट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल द ड्राफ्ट एफएस इज कंसिस्टेंट विद द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल एज दैट। कंपनी लॉ कैप 7 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपका जब कंपनी रजिस्टर होती है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखना लाजमी है, पाकिस्तान का लॉ रिक्वायर करता है। वेयर लॉ रिक्वायर लिखना जरूरी ही नहीं है, आपने सिंपल लिखना है भाई, सबसे पहले हम देखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल इज एज पर दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज, क्या उसके मुताबिक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके मुताबिक ही शेयर्स में डिवाइड किया। अच्छा, अब वो कंपनीज एक्ट का 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि क्या उसके मुताबिक आपने डिस्क्लोज की हुई हैं चीज़ें, ठीक है। देन द ऑडिटर शुड चेक द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ भाई, ड्यूरिंग द ईयर आपने अगर कोई शेयर्स इशू किए हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी सपोर्टिंग देखें, उसके पैसे आपको आए होंगे, बैंक में आए होंगे, अब तो आने ही लाजमी है बैंक में। 15 फ़रवरी के बाद 15 फरवरी 2024 के बाद SECP ने ये रेगुलेशन दे दी है कि भाईजान आप सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसे आ सकते हैं, कैश में आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या सर वो बैंक में पैसे आए हैं, ठीक है, इसको आपने देखना। और क्या उसके अगेंस्ट शेयर्स भी इशू हो गए हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो उन्होंने फाइल किए हैं SECP के साथ, ठीक है, वो हमें पता लग गया। कंपनी के शेयर होल्डर्स की आपने लिस्ट देखनी है, वो आप कंपनी से डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे ताकि आपके पास एक शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी आ जाए,
ठीक है जी। फिर वो क्या जो पैसे आए थे वो बैंक में तो आ गए, वो रेलेवेंट लेजर में भी रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए, ये आपने देख लेना है। चेक दैट द अमाउंट रिपोर्टेड एज इशूड शेयर कैपिटल एग्री विद द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ शेयर। हाँ बिल्कुल जी, आपने यहाँ पे जो इशूड शेयर कैप इशूड सब्सक्राइब पेड आप एक इकट्ठी लाइन बनाते हो, वैसे तो अलग चीज़ें हैं, तो आपने वहाँ पे लिखा और 1 लाख रुपया आया, तो भाई वो 1 लाख रुपया आपके पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। याद करें कंपनीज एक्ट के अंदर ना कुछ वो लिख लें यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ वहाँ पे ना रजिस्टर्स लाजमी हैं, वो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड आपने रखना है, लिख लें वैसे इधर कि आपको पता हो कौन कौन से रजिस्टर हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आपके कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं या जिन जिन लोगों ने गारंटी दी हुई है उन तमाम के नाम और आगे लिखा हो कि कितने कितने उनके पास, ठीक है। देन आपका रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज चार्जेस वगैरह ये कंपनी के पास मौजूद होना चाहिए। देन आपका रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, एसोसिएटेड कंपनीज के साथ रिलेटेड पार्टीज में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी होनी चाहिए। देन आपका होती है एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम, जो कंपनी के नाम पर नहीं है लेकिन कंपनी की भी हैं, कंपनी की ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन सबको डिस्कस करना रेलेवेंट है ही नहीं। ऑडिट में सिंपल आपने ये लिख देना कि अगर इन्वेस्टमेंट को इस तरह की मतलब बात आती है, कंपनी ने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया हो, तो आपने ये भी 7 पॉइंट डाल देना कि भाई क्या कंपनी ने इसको ये इंश्योर किया कि कंपनी के नाम पे, अगर नहीं है कंपनी के नाम पे तो क्या इनके पास वो रजिस्टर में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके साथ आप इंश्योर कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर कंपनी की रेजोल्यूशंस होती हैं, कंपनी के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं, ये इनका रिकॉर्ड होना कंपनी के पास लाजमी है, सही है। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी के पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। तो आपने उसके साथ देख लेनी है चीज़ें। अच्छा जी, अब रिजर्व्स के ऊपर सब्सटेंस रिजर्व्स का जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये उधर से आ रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से या शेयर प्रीमियम वगैरह है, ठीक है, वो इक्विटी से शेयर्स इशुएंस के टाइम से आ रहा होता है। तो प्रॉफिट वगैरह जब हो ही जाते हैं उधर कैलकुलेट वेरीफाई हो जाते हैं जब इनकम एक्सपेंसेस आप देखते हो, और इसी तरह आपका जो है रिजर्व्स भी शेयर प्रीमियम वगैरह भी वो वहीं पे हो जाता है जब आप शेयर इशुएंस को देखते हो, ठीक है। तो इसका एज सच कोई खास नहीं है, लेकिन आपने इसकी मूवमेंट देखनी है। मूवमेंट से मुराद है कि आपने देखना है कि क्या करेक्ट अमाउंट यहाँ पर लाई गई है कि नहीं। पता लगे प्रॉफिट 15 लाख रुपये, इधर लिखते लिखते 12 लाख कर दिए। वैसे आमतौर पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जब आप बनाओगे भी, तो वहाँ पर आप लिंक करते हो एक्सेल के अंदर। लेट से अगर आप बना रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आप वहाँ पर लिंक कर रहे होते हो कि अगर उधर फिगर चेंज हो तो इधर भी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन स्टिल गलती हो सकती है, इसलिए भाई फिर वो कहते हैं एक्यूरेसी करें मूवमेंट की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मतलब रिजर्व्स में जो आ रही हैं चीज़ें उसकी डॉक्यूमेंटेशन यही है यार कि वो दूसरी किसी जगह पे प्रॉफिट में लिखा होगा या उधर शेयर प्रीमियम वगैरह है या कोई और इस तरह की शेयर डिस्काउंट है वो माइनस हो रहा होगा, तो इस तरह की चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर हैं तो भाई उसको आप देखें, ठीक है। जैसे उसने कहा जी फॉर एग्जांपल चेक दैट द एंटिटी हैज़ नॉट ब्रीच्ड लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम का पैसा आप हर काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कंपनी उस लॉ को, उस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रही है, ठीक है, ये आपने इंश्योर कर लेना है। डिविडेंड्स वगैरह देखें जी क्या वो डिडक्ट हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो उनकी पेमेंट भी देख लो जाके, क्या उनकी पेमेंट हुई है नहीं हुई, सही है। फिर हरी ऑथराइजेशन देखें, डिविडेंड जो पे किए हैं उनकी, ये बीच में टीओसी आ गया, ठीक है। डिविडेंड की कैलकुलेशन वगैरह को देख लें, ये मतलब देखें जो रिजर्व्स के अंदर से चीज़ें निकल रही होती ना, आ रही होती हैं, सिंपल हमने उसके ऊपर वर्किंग कर ली है। एंड पेरी ऑडिट ऑफ स्टैचुटरी बुक्स, ये उसने यहाँ पर बल्कि मेंशन की हुई हैं बुक्स, ठीक है। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंटरेस्ट है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस ऑन कंपनीज एसेट्स हैं, कॉपीज ऑफ डायरेक्टर्स सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पैकेजेस, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ इसमें है। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, कॉपी ऑफ डायरेक्टर्स सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पैकेज, भाई डायरेक्टर को कितनी सैलरी मिल रही है उसको, इसके अलावा कौन से पक्ष मिल रहे हैं, ये तो कंपनीज एक्ट का 4th स्केड्यूल 5th स्केड्यूल जो है वो आपसे मांगता भी है, उसका नोट मांगता है, कहता है डिस्क्लोज करें भाईजान आपके CEO को कितने पैसे जा रहे हैं, आपके एग्जेक्टिव्स को कितने पैसे जा रहे हैं, आपके ये जो हैं डायरेक्टर्स हैं इनको कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट ना वैसे आप लिख सकते हो उधर भी सैलरीज के अंदर जाके भी, ठीक है। ये पॉइंट है, समझ लें ज़रा। पॉइंट ये है क्योंकि हमने ऑब्वियसली भाई हर तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हर तरह की कंप्लायंस देखनी होती है, तो हम वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई क्या आपने 5th स्केड्यूल के मुताबिक CEO, डायरेक्टर्स एंड एग्जेक्टिव से मुराद क्या है ये भी सुन लें। एग्जेक्टिव से मुराद कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई इससे मतलब मैं ये लेता हूँ जिनको 1 साल के अंदर आपकी कंपनी से 12 लाख रुपए से ज़्यादा मिले, 1 साल में, महीने में नहीं, 1 साल में टोटल सैलरी 12 लाख रुपए से ज़्यादा मिली है, तो वो उसको मैं एग्जेक्टिव समझता हूँ। तो भाई आपने फिर ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जो भी CEO है, डायरेक्टर्स हैं,
एग्जेक्टिव्स हैं, अगर उनको कोई भी सैलरी मिली है, कोई भी अलाउंसेज, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और पता नहीं किस किस तरह का अलाउंस कुछ भी मिला है, आपने उसको डिस्क्लोज करना है। उसका एक नोट दें, भाई इतने एग्जेक्टिव्स थे, 15 एग्जेक्टिव थे, उनको 70 लाख रुपया गया है, इतना पैसा गया है, ठीक है, वो आपने मेंशन करना है वहाँ पे। डायरेक्टर्स के लिए भी आपने मेंशन करना है कितने डायरेक्टर्स से किनको गया है। सीईओ तो होता ही है कि उसको भी अगर कोई पैसे गए हैं, अगर नहीं गए तो सिंपल लिख देंगे कुछ भी नहीं गया, लेकिन डिस्क्लोजर लाजमी देना है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट उधर भी रेलिवेंट हो सकता है। हाँ जी सर, कोई इशू? मेरे ख्याल में अगला भी कर लें, इनकम स्टेटमेंट इजी है यार, कोई मुश्किल तो है नहीं। इनकम स्टेटमेंट फिगर्स के ऊपर भी आ रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट की उसने भाई सेल, परचेज, पे रोल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 4-5 चीज़ों के ऊपर आपको बता रहे हैं। देखें वही एग्जर्शंस हैं यार, वही की वही सारी की सारी एग्जर्शंस हमने करनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम सेल्स की बात आ जाए तो सेल्स में भी वही आपकी आ गई सारी, ठीक है। आपकी अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, कट ऑफ, ठीक है, ये सारी हैं। तो परचेजेस में भी इस तरह। अब फॉर एग्जांपल जी सेल्स की अगर बात की, अकरेंस, अकर का मतलब क्या था कि क्या ये सेल वाकई हुई भी है या नहीं। ओवर स्टेटमेंट, हमें पता है कि ओवर स्टेटमेंट का कम रिस्क होता है, सेल्स के अंदर होता ज़रूर है, बेशक होता है रिस्क। बैंक से कर्जा लेना हो, आप अपने 100 रुपये वाली सेल को हो सकता है 500 दिखा रहे हो, टैक्स देना हो आप 500 वाली को 100 दिखा देते हो, ठीक है। तो रिस्क तो है, लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर कौन सा रिस्क पाया जा रहा होता है, उसका अंडरस्टेटमेंट का, मतलब कि कंप्लीटनेस की एजर्शन का, कि कंप्लीट नहीं है। अकरेंस का भी होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। लेकिन चलो देख लेते हैं अकरेंस भी। ऑब्वियसली सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम सेल्स जर्नल, सेल्स में जो ट्रांजेक्शन उसमें से कोई सैंपल उठाओ, एंड वाउच फॉर कंप्लीट ऑडिट ट्रेल, उसकी कंप्लीट ऑडिट ट्रेल पकड़ो। ऑडिट ट्रेल से मुराद क्या कि भाई सबसे पहले सेल्स ऑर्डर आया होगा आपको, ठीक है, उसके बाद आपने आगे जाके चीज़ें इशू की हैं, इनवॉइस इशू की है, इनवॉइस के बाद पैसे गए हैं या रिसीवेबल में गए हैं या कैश आया है, तो उसको पूरी ट्रेल को आपने पकड़ लेना, ताकि क्या बाकी अक्कर हुई भी है ये सेल या नहीं हुई, इसको आपने देखना है ना, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटनेस देखनी है। कंप्लीटनेस का बड़ा मसला है भाई, कंप्लीटनेस का ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक तरीकाकार याद है हमने पढ़ा था, हम बात कर रहे थे यही प्रोसीजर्स, जब फर्स्ट मेरे ख्याल में फर्स्ट लेक्चर था सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेल्स टैक्स के साथ रिकन्सिलेशन करते हो, कि सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो हो रही है, जाहिर है वो इक्वल होनी चाहिए ना, जितनी सेल इधर हो रही सारी की सारी सेल शो करनी चाहिए, उसके साथ रिकनसाइल कर लो, कंप्लीटनेस का पता चल जाएगा कि क्या कंप्लीट है, कोई सेल छुपाई तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, वो बड़े गौर से बात सुना करें, मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि कंपनी इतनी तेज़ होती ही होती है कि भाई वो कहती कि जो हमने उधर दिखाया ना, अब वही वाला इधर दिखाओ, बाकी दिखाओ ही ना, ठीक है। इसलिए इसमें भी मतलब कि बहुत अच्छा ये प्रोसीजर नहीं है। फिर हम दूसरी जगह पे जाते हैं क्वांटिटेटिव रिकन्सिलेशन पे, कि भाई अमाउंट्स की तो रिकन्साइल के लिए आप क्वांटिटी को भी करते हैं, जितनी बनी थी क्या उतनी, या जितनी खरीदी थी और जितनी रह गई है बीच में से, जितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुए, क्वांटिटी किलो यूनिट्स वगैरह, ठीक है, वो क्या सेल्स भी उतनी ही क्वांटिटी की है, अमाउंट को नहीं क्वांटिटी को करो, ठीक है। और क्वांटिटी के अंदर अक्सर झोल निकल आता है, क्योंकि कई बार कंपनी इतनी तेज़ नहीं होती, वो अमाउंट में तो खिल जाती है क्वांटिटी को, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि करना भी थोड़ा मुश्किल काम है, सही है, थोड़ा टेक्निकल काम भी है, एफर्ट भी लगती है, इसलिए ऑडिटर भी जान छुड़ा रहा होता है, वो फजूल सी रिकन्सिलेशन बना लेते हैं, FBR के साथ बना लिया है, अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ, इस तरह करके बना लेते हैं। वो उसका ना ऐसा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सिंपल बात है कि कंपनी जो इदारों को रिपोर्ट कर रही है, ठीक है, कंपनी फिर कहती है भाई इधर भी मैं लिखूँ, दूसरे वाले जो अकाउंट्स हैं ना, असल वाले जो उसके मैनेजमेंट अकाउंट, वो तो दिखाती नहीं है ऑडिटर को, वो तो छुपा के रखती है। तो भाई असल वैसे क्वांटिटी होती है, लेकिन खैर ये भी एक देखें प्रोसीजर। उसने कहा कि सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई भी शिपिंग डॉक्यूमेंट जो आपने शिप की हैं चीज़ें, उसके आपके TCS के कोरियर की वो स्लिप्स होंगी, ये वो देखें, ठीक है, और उनसे आप देखेंगे भाई कि क्या ये किस इनवॉइस के हैं, उससे इनवॉइस ढूंढें, इनवॉइस से आप उसको GL के अंदर जाएं, GL में गए हैं तो वहाँ से देखें क्या गुड्स डिस्पैच भी हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटनेस का पता चल जाएगा कि यार जो शिप हुई हैं चीज़ें क्या वो रिकॉर्डेड भी हैं। लेकिन इससे बेहतर, बहुत ही बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव रिकन्सिलेशन है, वो भी आप मेंशन कर लें, ठीक है। लेकिन वो समझ आ गई होपफुली, नहीं भी आई तो वो वाला लेक्चर पहला जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का था ना, आज से 10 के लेक्चर पहले, वो जाके सुने। अच्छा, एक्यूरेसी से मुराद क्या कि भाई क्या सही रेट के मुताबिक चीज़ हुई है, रेट ऑथराइज था,
मल्टीप्लिकेशन वगैरह उसकी सही हुई है तो आपने इसको रिकैलकुलेट करके देख लेना है, एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन के भाई क्या आपकी अब तो देखिए बड़ा मसला हो गया ना कि पहले तो सेल्स जब दिल करता था आप रिकॉर्ड कर देते थे, जैसे ही आपने चीज़ें डिलीवर की आप रिकॉर्ड कर लेते थे। अब IFRS 15 कहता है कि भाईजान जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे, दोनों चीज़ें ट्रांसफर होंगी तब करना है, तो देखें कि क्या वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है क्या, और उसके बाद आपका अदर इनकम तो नहीं है कहीं, अदर इनकम को आपने इधर रिकॉर्ड कर दिया या सेल्स को अदर इनकम में जाके रिकॉर्ड कर दिया कि ये एक चीज़ तो नहीं कर रहे। प्रेजेंटेशन इसकी किस तरह है, प्रेजेंटेशन जैसे कि IFRS जो बल्कि आपका है ना कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल है, 4th स्केड्यूल 5th स्केड्यूल, वो आपको ये कहता है कि भाई आपने सेल्स की अमाउंट अलग लिखनी है, ग्रॉस लेस सेल्स टैक्स करके लिखना है, क्या प्रेजेंट उसी तरह किया गया, इसको देख लें, ठीक है। कट ऑफ का आपको बताया कि रेलेवेंट पीरियड में ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए, तो आपने जब 30 जून पे आप गए थे स्टॉक टेक करने तो उस वक्त ही आपने लास्ट 5 के ऊपर लाइनें मार के ऊपर लिख दिया था कट ऑफ, देखेंगे क्या ये वही वाली है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नई सेल्स ऐड नहीं हुई, बात आ रही समझ, तो कट ऑफ आपकी हो जाएगी। अच्छा परचेजेस भी फिर इसी तरह भाई सिंपल है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी इशू है। परचेजेस में भी सारा कुछ वही रेट शेट सारा वही देखना होता है। पेरोल कॉस्ट है, पेरोल में सबसे बेस्ट तो होता है जी आप एनालिटिकल देख लेते हो, हमने परफॉर्म भी किया हुआ है एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब पढ़े थे ना, चैप्टर 7 जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त मैं आपको बना के भी दिखाया था पिछले साल का 30 जून का बैलेंस, 30 जून वाले मंथ की अमाउंट लें और एज्यूम करें कि अगले 12 महीने यही गई है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस उसमें कर दिए जो नए बंदे आए हैं, लेस कर दिए जो निकल गए हैं उस वाली अमाउंट में से, ठीक है, उसको निकाला, इंक्रीमेंट वगैरह डाले आपने तो आपके पास एक अमाउंट आ गई, वो आपने अमाउंट अब मैच करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है तो सही है, ज़्यादा है तो इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप टेस्ट और डिटेल्स वगैरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज आमतौर पर कम ही होती है। अब आप यहाँ पे भाई उनकी एम्प्लॉयज़ की फाइल्स भी देखो कि वो जो आपको देखे ना, वो उसने कहा कि इतने बंदे आए हैं तो वो कहाँ पे आए हैं, वो कोई फाइल भी तो बनी होगी ना, उसको भी रिकॉर्ड को देखें। इंक्रीमेंट्स की बात हुई है तो इंक्रीमेंट कब कब ऑथराइज हुए हैं वो देखें, पेनल्टियाँ लगी हैं तो वो कौन कौन सी हैं वो उसको भी आप देखें, ठीक है जी। ग्रॉस पे है आपकी, टोटल जो पे है उसको देखें, उसमें कौन कौन से अलाउंसेज हैं, टैक्स की वर्किंग देखें लाजमी, क्या टैक्स जमा भी करवाया है। अच्छा जमा तो करवाना ही है आपने, ज़ाहिर पहले विदहोल्ड करना है ना, क्योंकि आप कंपनी हैं तो कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट होती है, लाजमी है कि उसने अपने एम्प्लॉय का टैक्स लाजमी विदहोल्ड किया हो, क्योंकि लॉ की नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी अदरवाइज। अगर नॉन कंप्लाइंस की हुई है तो फिर आपको देखें इसके अगेंस्ट प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कि हो सकता है कल जाके जो है प्रोविजन तो खैर तब रिकॉर्ड करेंगे ना अगर आगे से कोई ऑर्डर आया हुआ है उनकी तरफ से, लेकिन अगर नहीं भी आया तो फिर आपको इसको कंसीडर करना चाहिए कि आपने क्या इसको डिस्क्लोज करना है, कोई बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रही कहीं ये कि बाद में आके फटा पड़ जाए, लीगल एडवाइजर से कंफर्मेशन वगैरह लें। एंड पे जी इंटरेस्ट में तो सिंपल है, बैंक स्टेटमेंट के साथ इंटरेस्ट मैच कर लें, बैंक कंफर्मेशन जो भेजी है उधर से भी इंटरेस्ट की कोई अमाउंट आई होगी या उन्होंने कोई बैलेंस रेट बताया होगा, उसको भी आप कंफर्म करें खुद से ज़रा करके, ठीक है। और एक्सपेंसेस तो सिंपल ही है, ये भैया आपने देख लेना है, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो आपने पूछ लेना है, ये लाजमी देखिएगा, ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं, बड़े इजी से हैं इनकम स्टेटमेंट वाले तो कम से कम। अच्छा जी अब हमारे ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड हो गए हैं, अब आइज़ा 550 है रिलेटेड पार्टी का, इसके भी ऑब्वियसली इसके सब्सटेंटिव भी पढ़ेंगे, इसकी TOCs भी पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन जो प्योरली सब्सटेंटिव है ना वो तो ख़त्म हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सही है, या मेरे ख्याल में रिलेटेड पार्टी बस ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटेड पार्टी क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वो भी आया था, रिलेटेड पार्टी का जो स्टैंडर्ड है ये रिस्क में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, ठीक है, कि इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड पार्टी के अंदर, क्योंकि इनके साथ कभी भी आर्म्स लेंथ बेसिस पे होती नहीं है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी होता है रिलेटेड पार्टी के केस में। एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा और सब्सटेंटिव भी खैर इसके लेकिन खुद बताए हुए हैं इन्होंने, हमें नहीं करने पड़ते, स्टैंडर्ड नहीं बता दिए हैं कि भाई ये स्पेशल प्रोसीजर आपने परफॉर्म करें, तो मेरे ख्याल में ये पढ़ लें, इसके बाद फिर करते हैं उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल रिलेटेड पार्टी के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।